स्टूडेंट्स, आई एम अमित चौरान एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल राजवीर क्लासेस। तो हम कर रहे थे क्लास 12th की एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस की हेजेमनी। इस चैप्टर पे ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसने नहीं देखी है पहले वो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएस की हेजेमनी डेवलप होनी शुरू हुई। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज हेजेमनी मीन? हेजेमनी का मतलब क्या होता है? अब देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इट्स ऑल अबाउट पावर। पॉलिटिक्स सिर्फ पावर है, पावर के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पॉलिटिक्स को सीधे सीधे पावर के साथ रिलेट किया है। जिस प्रकार से एक इंडिविजुअल अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, अपनी पावर रिटेन करना चाहता है सोसाइटी में, उसी प्रकार से कुछ ग्रुप्स अगर हों तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री से ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। ये ह्यूमन नेचर है, इंसान का नेचर है, और यही नेचर नेशंस पे यानी स्टेट्स पे भी अप्लाई होता है। अपने आसपास ही आप देख लो, कोई भी एक इंडिविजुअल है वो क्या चाहेगा लाइफ में वो चाहता है कि उसकी पोजीशन एक ऐसी बने जिससे वो पावरफुल बने, अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों से वो ज्यादा पावरफुल बने हर मायने में। चाहे वो पावर इकोनॉमिक टर्म्स में हो या सोशल टर्म्स में हो या पॉलिटिकल टर्म्स में हो, मतलब पावर किसी भी फॉर्म में उसको मिले, लेकिन इंसान ये चाहता है कि वो पावरफुल बने दूसरे इंसान से। वो चाहता है कि अपनी सोसाइटी में वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बने। इसी प्रकार से ग्रुप्स हैं या फिर स्टेट्स यानी कंट्रीज हैं, वो भी अपने आप को पावरफुल बनाने की ओर में लगे हुए होते हैं। तो पॉलिटिक्स जो है इट्स ऑल अबाउट पावर। ऐसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, इट्स ऑल अबाउट पावर। जस्ट एज इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स टू वांट टू गेन एंड रिटेन पावर। इन केस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू, countries and groups of countries and group of countries constantly try to retain power। अब पावर की कुछ फॉर्म्स हो सकती हैं। इट कैन बी मिलिट्री डोमिनेशन, मतलब कि अगर कंट्रीज की मिलिट्री को कंपेयर करें तो कोई भी कंट्री चाहेगा कि उसकी मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा पावरफुल हो। पावर कैन बी इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर, या फिर कल्चरल सुपीरियोरिटी, हमारा कल्चर दूसरे कल्चर से ज्यादा बेटर हो। कोई भी इंसान अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहेगा, वो चाहेगा कि उसके कल्चर को लोग ज्यादा एक्सेप्ट करें, उसके कल्चर से लोग ज्यादा अट्रैक्ट हों। किसी भी ग्रुप के कल्चर की पावर इंक्रीज हम तब मानते हैं जब दूसरे कल्चर के लोग उस कल्चर से अफेक्ट होते हैं। Hence, if we want to understand world politics, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, जो दुनिया में राजनीति है वो कैसे काम करती है, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें किस चीज पे ध्यान देना होगा? हमें ध्यान देना होगा पावर किसके पास है। पावर के हिसाब से ही विश्व की राजनीति चलती है। पावर कंट्रोल्स द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। If we want to understand the world politics, it is necessary that we understand the distribution of power among countries of the world। अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो हमें पहले ये देखना होगा कि जो पावर है वो सब कंट्रीज में किस हिसाब से डिवाइड हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर कब से कब चला था? 1945 से 1991 तक। कोल्ड वॉर के दौरान जो पावर है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड थी, है ना। दो ग्रुप बने हुए थे, एक ब्लॉक था यूएसए का और एक ब्लॉक था यूएसएसआर का, यानी सोवियत यूनियन का। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को इन दोनों कंट्रीज ने कंट्रोल किया जिनके पास असल में उस समय पावर थी। अगर हम बात करें सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद की, यानी 1991 के बाद की अगर बात करें, तो उसके बाद वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यानी एक ध्रुवीय विश्व बन गया, जिसमें वो ध्रुव कौन था? यूएसए था। यानी अब वो पावर आ गई यूएसए के पास। पहले दो कंट्रीज के पास पावर थी कोल्ड वॉर के दौरान, अब ये पावर किसके पास है? यूएसए के पास, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड बना हुआ है। अब यूनिपोलर वर्ल्ड में वर्ल्ड पॉलिटिक्स अलग टाइप की होगी। बाइपोलर वर्ल्ड, यानी जब दो पावर थे उस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स अलग लेवल की थी। यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें देखना होगा कि पावर का डिवीजन कैसे हुआ है वर्ल्ड में कंट्रीज के बीच। ठीक है, इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब एन इंटरनेशनल सिस्टम विद ओनली वन सेंटर ऑफ पावर बाय द टर्म हेजेमनी। तो अगर इंटरनेशनल सिस्टम में किसी एक स्टेट यानी किसी एक कंट्री की डोमिनेंस चल रही है तो हम कहेंगे उस कंट्री की हेजेमनी बनी हुई है वर्ल्ड के अंदर, और वो कंट्री कहलाएगा हेजेमन ऑफ द वर्ल्ड। हेजेमन की चलेगी हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब डोमिनेंस। वो डोमिनेंस किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार से वो कंट्री वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। वी कैन आइडेंटिफाई थ्री डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स। तीन अलग अलग तरह की समझ हम पैदा करेंगे हेजेमनी की इस चैप्टर में। कौन कौन सी तीन समझ है वो? हेजेमनी एज ए हार्ड पावर, हार्ड पावर के रूप में हेजेमनी, स्ट्रक्चरल पावर के रूप में हेजेमनी, और सॉफ्ट पावर के रूप में हेजेमनी। अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो हार्ड पावर का मतलब क्या है? हार्ड पावर का मतलब है मिलिट्री पावर, यानी कि फोर्स ऑफ कोएर्सन। अगर कोई कंट्री फोर्स के द्वारा दूसरी कंट्रीज पर अपनी मनमानी चलाता है तो उसे कहेंगे ही इज डिस्प्लेइंग हेजेमनी ऑफ हिज हार्ड पावर। अपनी हार्ड पावर की हेजेमनी दिखा रहा है वो।
हेजेमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर, स्ट्रक्चरल पावर का मतलब यहां पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कौन कंट्रोल कर रहा है? वर्ल्ड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इकोनॉमी का, मतलब ट्रेड कैसे होगा, करेंसी किसकी ज्यादा डोमिनेट करेगी, इंटरनेट को कौन कंट्रोल करेगा। एक तरह से वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसने कंट्रोल कर रखा है, या फिर वो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उसको हम कहेंगे उस स्ट्रक्चर का यानी स्ट्रक्चरल पावर अपने शो करने वाला वो हेजिमन होगा, यानी वो हेजिमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर। और तीसरी है हेजिमनी एज ए सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर की हेजिमनी। आपने कभी कभी देखा होगा कि अपने इलाके में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो अगर आपके घर में आके कुछ कहें तो आपके घर वाले आराम से उसकी बात मान लेते हैं, कन्विंस हो जाते हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि वो उनकी इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, मतलब उनके पैसे से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या फिर उनके हार्ड पावर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या फिर उनसे डर के बात मान रहे हैं। नहीं, उनकी सॉफ्ट पावर ऐसी होती है कि अपने घर वाले उनकी बात बड़ी आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि एक तरह से मान सकते हैं कि वो अट्रैक्शन है उनका। उनके सॉफ्ट पावर का मतलब उनका अट्रैक्शन। दे हैव द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर द कंसेंट, उनके पास वो एबिलिटी है कि वो सामने वाले का कंसेंट बना सकते हैं। कंसेंट का मतलब उनकी सहमति। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें मनवाने के लिए बड़ी आसानी से कन्विंस कर लेता है तो हम कहेंगे उस व्यक्ति के पास सॉफ्ट पावर है वो। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की हेजेमनी होती है। हेजेमनी एज ए हार्ड पावर, हेजेमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर और हेजेमनी एज ए सॉफ्ट पावर। ये हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर, सॉफ्ट पावर, ये तीन टाइप की पावर हैं। इनसे कोई भी अपनी हेजेमनी बनाता है, कोई भी अपनी डोमिनेंस बनाता है, अपना वर्चस्व बनाता है वर्ल्ड के अंदर। Let us examine each of these meanings and relate them to contemporary international politics. अब इन तीनों को हम बारी बारी देखेंगे। पहले देख लेते हैं हेजिमनी। हेजिमनी होती क्या है? The word hegemony implies the leadership or predominance of one state over the others. स्टेट का मतलब यहां पे होता है कंट्री। जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं और वहां पे स्टेट वर्ड आता है, स्टेट का मतलब होता है कंट्री। जब भी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपनी लीडरशिप या फिर अपनी डोमिनेंस दिखाता है तो उसको बोलते हैं वो अपनी हेजिमनी स्टैब्लिश कर रहा है। दिस डोमिनेंस कैन बी मिलिट्री डोमिनेंस, पॉलिटिकल डोमिनेंस, इकोनॉमिक डोमिनेंस और कल्चरल डोमिनेंस। मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये किसी भी प्रकार की डोमिनेंस अगर कोई कंट्री स्टैब्लिश कर लेता है तो हम कहेंगे उस कंट्री की हेजिमनी बनी हुई है वर्ल्ड के अंदर। हेजिमनी का डायरेक्ट मतलब है डोमिनेंस। और हेजिमनी के लिए हिंदी में टर्म जो यूज होता है वो है वर्चस्व। Now we will see the first type of hegemony. Hegemony as a hard power. अभी हमने डेफिनेशन देखी। The word hegemony implies the leadership or predominance of one state over others. वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो यूएस की आज करंट सिचुएशन है या फिर यूएस का आज रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो पूरा रोल उसकी हेजेमनी के कारण बना हुआ है। और मेनली उसकी हेजेमनी डेवलप हुई है उसकी मिलिट्री पावर के कारण। इट इज दिस नोशन ऑफ हेजेमनी एज मिलिट्री प्रीपोंडरेंस दैट is especially germane to the current position and role of US in world politics. अब हमने आयशा के बारे में पिछले पार्ट में देखा था। 3 कहानियां देखी थी, आयशा, जाबू और एंड्रे की कहानी, है ना। उसमें जो आयशा की कहानी थी उसमें क्या देखा था हमने कि वो बगदाद में रहती है, इराक की राजधानी बगदाद में रहती है, और उसके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ था जिसके कारण उसकी टांग चली गई थी एक। वो बनना चाहती थी डॉक्टर, पर उसको डॉक्टर बनने के लिए अगर सपना पूरा करना था तो प्राइम रिक्वायरमेंट थी कि जो यूएस मिलिट्री है उसके कंट्री में जो आई हुई है, पहले वो यूएस मिलिट्री वहां से जाए, उसके बाद उसका कंट्री वापस रिस्टोर हो, कॉलेजेस खुले, स्कूल खुले, तब वो जाके अपनी पढ़ाई आगे कर पाएगी। तो हमने देखा था कि जो आयशा की लाइफ है वो यूएस की हेजेमनी के कारण अफेक्टेड हुई थी। और यूएस की कौन सी टाइप ऑफ हेजेमनी? यूएसए की हार्ड पावर यानी मिलिट्री पावर के कारण। यूएसए की मिलिट्री पावर यानी हार्ड पावर के कारण आयशा की लाइफ इफेक्ट हुई थी। द बेडरॉक ऑफ कंटेम्परेरी यूएस पावर, आज की जो कंटेम्परेरी का मतलब आज की जो यूएस पावर है वो पूरी की पूरी लाई करती है उसकी सुपीरियरिटी ऑफ मिलिट्री पावर में। जो यूएस आज के दिन पावरफुल बना हुआ है वो पावर उसके पास उसकी मिलिट्री के कारण आई है। अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस टुडे इज बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। और जो अमेरिका की मिलिट्री डोमिनेंस है यानी कि मिलिट्री टर्म्स में उसकी जो डोमिनेंस है, जो उसकी हेजेमनी बनी हुई है मिलिट्री के कारण, वो एब्सोल्यूट डोमिनेंस भी है और रिलेटिव डोमिनेंस भी है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब है उसकी मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मिलिट्री कुछ भी कर सकती है, एब्सोल्यूट पावर्स, मिलिट्री हैज एब्सोल्यूट पावर्स। रिलेटिव का मतलब क्या है? दूसरी कंट्रीज से अगर हम उसका रिलेशन देखें तो दूसरी कंट्रीज से यूएस की मिलिट्री की पावर बहुत ज्यादा है, उसकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। दूसरे कंट्रीज उसकी मिलिट्री से मैच कर ही नहीं सकते, उसके आसपास ही नहीं भटक सकते।
इन एब्सोल्यूट टर्म्स, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो यूएस टुडे हैज मिलिट्री कैपेबिलिटीज दैट कैन रीच एनी पॉइंट ऑन प्लेनेट एक्यूरेटली, लीथली एंड इन रियल टाइम। यूएस की मिलिट्री प्लेनेट पे कहीं भी पहुंच सकती है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, वो जहां चाहे वहां एक्यूरेट पोजीशन पे वो पहुंच सकती है, एक्यूरेट टाइम पे पहुंच सकती है। वो लीदल है बहुत ज्यादा, लीदल का मतलब वो बहुत ज्यादा घातक है। thereby crippling the adversary while its own forces are sheltered to the maximum extent possible from the dangers of war। और उसकी जो एब्सोल्यूट पावर है, इसके कारण जो एडवर्सरी है, यानी जो ओपोजिशन में उसके जो भी होगा वो एडवर्सरी है जिससे उसको नुकसान होने वाला है, तो एडवर्सरी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उसके फोर्सेस का खुद का नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसके पास पावर बहुत ज्यादा है। हमने पिछले चैप्टर में देखा कैसे वो स्मार्ट बम्स की लड़ाई करती है, कैसे वो कंप्यूटर वॉर्स लड़ती है उसकी मिलिट्री। इन रिलेटिव टर्म्स, अगर रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो यूएस टुडे हैज मिलिट्री कैपेबिलिटीज दैट नो अदर पावर कैन टुडे रिमोटली मैच देम। कोई भी दूसरी कंट्री की पावर उससे मैच ही नहीं कर सकती। रिमोट का मतलब, रिमोटली का मतलब यहाँ क्या है, रिमोट का मतलब बहुत दूर है ना। रिमोट, टीवी का रिमोट क्या होता है, दूर से कंट्रोल करना। रिमोटली मैच देम का मतलब बहुत दूर है वो यूएस की कैपेबिलिटीज से, उनके कैपेबिलिटीज का लेवल यूएस की कैपेबिलिटीज के लेवल से बहुत दूर है, बहुत रिमोट है। कैसे दूर है? यूएस टुडे स्पेंड्स मोर ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी देन नेक्स्ट 12 पावर्स कंबाइंड। यूएस की जो मिलिट्री है, जो स्पेंडिंग करती है, वो जो नेक्स्ट कंट्रीज हैं, यूएस तो नंबर 1 पर है, जो नंबर 2 से लेके नंबर 13 तक, यानी जो 12 कंट्रीज हैं, इन 12 कंट्रीज की टोटल स्पेंडिंग और यूएस की अकेले की मिलिट्री की टोटल स्पेंडिंग अगर कंपेयर करें तो यूएस की मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है इन 12 कंट्रीज से भी। Furthermore, a large chunk of the Pentagon's budget goes into military research and development। यह पेंटागन क्या है? पेंटागन हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसके ऊपर ओसामा बिन लादेन ने एक प्लेन क्रैश करवाया था। पेंटागन एक पंचभुजा आकार में एक बिल्डिंग है, 5 भुजाओं वाली बिल्डिंग है, 5 साइड्स वाली कोई भी बॉडी होती है उसको बोलते हैं पेंटागन। ये 5 साइड्स हैं इस बिल्डिंग की और इसको इसलिए पेंटागन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है पेंटागन में? पेंटागन में यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर है। इसलिए जब भी हम बात करें पेंटागन ने ये बोला, पेंटागन ने वो बोला, तो इसका मतलब ये होता है कि यूएस की मिलिट्री कुछ बोल रही है। अगर पेंटागन ने कुछ बोला है तो यूएस की मिलिट्री कुछ बोल रही है। जैसे हम पाकिस्तान से रिलेटेड बात करते हैं ना कि भाई इस्लामाबाद ने ये कहा है, रावलपिंडी ने ये कहा है, तो इस्लामाबाद का मतलब क्या है? उसकी पार्लियामेंट ने कुछ कहा है। रावलपिंडी ने कुछ कहा है, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान की मिलिट्री ने कुछ कहा है। अब बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स जो हैं वो जब अखबारों में लेख लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें इस्लामाबाद से बात नहीं करनी चाहिए, हमें रावलपिंडी से बात करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई उसकी पार्लियामेंट से बात मत करो, उसकी पार्लियामेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल किसके पास है? रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में क्या है? वहां का डिफेंस हेडक्वार्टर है पाकिस्तान में, ठीक है। इसी प्रकार से जो पेंटागन है, वहां पेंटागन में यूएसए का डिफेंस हेडक्वार्टर है। तो बहुत सारा जो बजट है वो पेंटागन को मिलता है वहां पे। और वो पेंटागन कहां खर्च करता है वो बजट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो नए नए रिसर्च करता है, नए नए डेवलपमेंट्स करता है अपने हथियारों में, अपने फौज की ट्रेनिंग में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई यूएस की जो मिलिट्री है बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है। यूएस का पेंटागन यानी उसका डिफेंस डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करता है। नेक्स्ट जो 12 कंट्रीज हैं उससे भी ज्यादा स्पेंडिंग यूएसए अकेला कर लेता है। Thus, the military dominance of US is not just based on higher military spending, but on a qualitative gap, a technological chasm, and no other power can at present convincingly span। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो स्पेंडिंग ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी डिफेंस की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो रिसर्च पे बहुत पैसा खर्च करता है। उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे खर्चा करते हैं। और बाकी कोई भी पावर है, कोई भी कंट्री है, वो उनके साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। इसलिए रिलेटिव टर्म्स में भी यूएस की डोमिनेंस है मिलिट्री की। अब ये एक थोड़ा सा ग्राफ दिखाया गया है, इसमें देखिए यूएस है, बड़ा वाला गोला यूएस है, ये कितना 602 बिलियन डॉलर खर्च करता है। 602 बिलियन डॉलर खर्च करता है पर ईयर अपने डिफेंस के ऊपर। और जो ये बाकी 12 कंट्रीज हैं ये मिला के भी 602 पूरी नहीं कर पाती। इंडिया का नंबर कहाँ आ रहा है? सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना, 150 बिलियन डॉलर। तीसरा सऊदी अरेबिया, चौथा रशिया और पांचवा आता है मेरा भारत महान, ये करता है 52 बिलियन डॉलर। 52 बिलियन डॉलर वी स्पेंड पर ईयर ऑन आवर डिफेंस। हमारा डिफेंस बजट है 52 बिलियन डॉलर का। चाइना का हमसे 3 गुना ज्यादा है और यूएसए का हमसे 12 गुना ज्यादा डिफेंस बजट है।
अब यूएस का कमांड स्ट्रक्चर देख लो, उससे और भी अच्छे से समझ में आएगी कि यूएसए की मिलिट्री डोमिनेंस कितनी ज़्यादा है, यूएस की जो हार्ड पावर की जो हेजिमनी है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। अब जैसे यूएस की वेरियस कमांड्स हैं, इंडिया में भी हमने आर्मी को अलग अलग कमांड्स में बांटा हुआ है, इसी प्रकार से एयरफोर्स के अलग अलग कमांड्स हैं, नेवी के अलग अलग कमांड्स हैं, इसी प्रकार से यूएस की भी अलग अलग कमांड्स हैं। एक कमांड को एक पर्टिकुलर एरिया दिया होता है कि भाई ये जो एरिया है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। अब जैसे इंडिया की जो कमांड्स हैं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की, उनको भी एक रेस्पेक्टिव एरिया दिया गया रहता है कि उस एरिया में सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमांड की होगी। पर हमारे जो कंट्री में जो एरिया बांटा गया है वो हमारे कंट्री तक ही लिमिटेड है, बट यूएस का जो कमांड स्ट्रक्चर है वो यूएस में एक पर्टिकुलर कमांड को जो एरिया बांटता है वो सिर्फ कंट्री में ही लिमिट नहीं करता बल्कि वर्ल्ड में भी उसको अलग अलग पार्ट्स देता है। जैसे कि यूएस नॉर्दर्न कमांड जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका होगा, यूएस सदर्न कमांड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा पूरा साउथ अमेरिका होगा। उसी प्रकार से यूएसए की जो सेंट्रल एशिया की जो कमांड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सेंट्रल एशिया में कोई भी गतिविधि होती है तो सेंट्रल एशिया कमांड जाके वहां पे कंट्रोल करेगी। यानी कि इन कमांड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ यूएसए तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड है। पैसिफिक एशियन कमांड, अफ्रीकन कमांड, यूरोपियन यूनियन कमांड, अलग अलग कमांड बांटी हुई है और ये इनकी शिप्स लगभग अपने कमांड के एरिया में ही पेट्रोलिंग करती रहती है, वहां पे इंफॉर्मेशन गैदर करती रहती हैं, विजिलेंस रखती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हेजिमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर। हमने स्ट्रक्चर समझा था थोड़ी देर पहले, तो स्ट्रक्चर का मतलब मैंने क्या बताया था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हेजिमनी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हेजिमनी होने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें डोमिनेंस किसकी है, उसको कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें भी यूएसए की ही हेजिमनी बनी हुई है। द सेकेंड नोशन ऑफ हेजिमनी एमर्जेस फ्रॉम ए पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। जो सेकंड नोशन है हेजिमनी का, फर्स्ट नोशन क्या था, हेजिमनी एज ए हार्ड पावर। जो सेकंड नोशन है स्ट्रक्चरल पावर वाला, ये कहां से निकलता है, ये नोशन का मतलब विचार। ये नोशन कहां से निकलता है, ये नोशन निकलता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी को हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं उससे हमें पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल पावर की हेजिमनी किस कंट्री की बनी हुई है। द बेसिक आइडिया इज दैट एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी रिक्वायर्स ए हेजिमन और ए डोमिनेंट पावर टू सपोर्ट इट्स क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। अब वर्ड आया है ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी। ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है वो ओपन है। ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि वर्ल्ड में फ्री ट्रेड होता है, लोग एक दूसरे के कंट्रीज में जाते हैं एज ए टूरिस्ट बन के, एज ए लेबर बन के, या फिर किसी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए। दूसरी कंपनी से पैसा आता है, एफडीआई आना, एफआईआई आना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आना, ये सब होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हो गई है, एक दूसरे में आराम से आ जा रहा है पैसा और लोग, इसको बोलते हैं ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी चाहिए तो एक हेजिमन जरूर चाहिए वर्ल्ड के अंदर, एक डोमिनेंट पावर होना चाहिए जो इस वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी, जो इस ओपन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी इसके क्रिएशन में और इसके एग्जिस्टेंस में। द हेजिमन मस्ट पोजेस बोथ द एबिलिटी एंड द डिजायर टू एस्टेब्लिश सर्टेन नॉर्म्स फॉर ऑर्डर एंड मस्ट सस्टेन द ग्लोबल स्ट्रक्चर। अभी इस ग्लोबल स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए उस हेजिमन के पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। एबिलिटी है तभी तो वो हेजिमन है वैसे तो, ठीक है, एबिलिटी तो होनी चाहिए, उसके पास डिजायर भी होनी चाहिए, यानी उसके पास इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि वो इस ग्लोबल स्ट्रक्चर, जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बना हुआ है वर्ल्ड के अंदर, इसके लिए रूल्स बनाए। इट कैन एस्टैब्लिश सर्टेन नॉर्म्स, वो कुछ नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, वो रूल्स बनाए ताकि ये जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है इसका ऑर्डर सही से काम करे। The hegemon usually does this to its own advantage, but often to its relative detriment, as the competitors take advantage of the openness of the world economy without paying the cost of maintaining its openness. अब जो हेजिमन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, वो बेसिकली तो बनाएगा खुद के एडवांटेज के लिए, खुद के एडवांटेज के लिए, यानी खर्चा वो खुद कर रहा है, एफर्ट्स खुद लगा रहा है कि वर्ल्ड ओपन इकोनॉमी बने, ये खुद के एडवांटेज के लिए कर रहा है, पर इसके साथ साथ दूसरे जो इसके कंपिटिटर्स हैं या वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी फायदा हो जाता है। हेजिमनी इन दिस सेकंड सेंस इज रिफ्लेक्टेड इन द रोल प्लेड बाय द यूएस इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स। अब जो सेकंड सेंस वाली हेजिमनी है, फर्स्ट वाली कौन सी थी, हार्ड पावर वाली, सेकंड वाली कौन सी है, हेजिमनी ऑफ स्ट्रक्चरल पावर। और जो स्ट्रक्चरल पावर वाली हेजिमनी है, यानी कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड हेजिमनी है, वो हेजिमनी कहां दिखाई देती है, वो हेजिमनी दिखाई देती है यूएस में, जब वो वर्ल्ड को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है,
देखो दो प्रकार के गुड्स होते हैं, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। दो प्रकार के गुड्स होते हैं, प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं कि उन गुड्स को अगर कोई एक कंज्यूम कर लेता है तो वो दूसरों के लिए कम पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात ले लें गेहूं या व्हीट, किसी एक इंसान ने वो गेहूं खा लिया तो दूसरे को नहीं मिलेगा, यानी वो एक प्राइवेट गुड है। पब्लिक गुड क्या है कि कोई एक इंसान अगर उसको इस्तेमाल कर ले तो दूसरों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, अगर कोई एक इंसान रोड को इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरे के लिए रोड कम तो नहीं पड़ेगा, दूसरा भी उसी रोड पे जा सकता है। फ्रेश एयर, अगर एक इंसान को फ्रेश एयर मिल रही है तो दूसरे इंसान को भी फ्रेश एयर मिलेगी, यानी एक को मिलने से दूसरे को कमी नहीं होगी, वो होता है पब्लिक गुड। तो वर्ल्ड में पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है यूएस। और यहाँ पे पब्लिक गुड रोड और फ्रेश एयर से रिलेटेड मतलब नहीं है, यहाँ पे पब्लिक गुड इन इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स में, यानी स्ट्रक्चरल पावर देख रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक टर्म्स में जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो यूएस प्रोवाइड करता है वर्ल्ड को, इसलिए यूएस की हेजिमनी बनी हुई है स्ट्रक्चरल पावर वाली। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय वन पर्सन विदाउट रिड्यूसिंग इट्स अमाउंट फॉर समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए वो अमाउंट रिड्यूस नहीं होता। फ्रेश एयर, रोड्स, ये सब एग्जांपल्स हैं पब्लिक गुड्स के। अब वर्ल्ड इकोनॉमी की हम बात करें, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी में बात करें तो उसमें पब्लिक गुड क्या होता है, उसमें पब्लिक गुड होगा SLOCs, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेन पब्लिक गुड है ये इकोनॉमिक टर्म्स में, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, जो समुद्री रास्ते हैं, सी लेन्स, समुद्री रास्ते जो हैं ट्रांसपोर्ट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं पब्लिक गुड। एक शिप भी जा सकता है, दूसरा शिप भी जा सकता है, तीसरा कंट्री का शिप भी जा सकता है, वो है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो वर्ल्ड में सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन हैं उनको एक तरह से यूएसए कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कल को कह दें कि भाई हमारे हिंद महासागर से कोई दूसरा कंट्री अपनी शिप लेके नहीं जा सकता, तो एक तरह से हम सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, वो हमारा कोई हक नहीं बनता इसके ऊपर। अब जैसे चाइना ने एक मुद्दा उठा रखा है साउथ चाइना सी में, कि चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी वाला जो इलाका है वो मेरा है, उसने वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए। तो क्या हुआ कि वहां से कोई शिप जाता है तो चाइना कहता है कि भाई आप ये शिप मेरे इलाके से निकल रहा है, बल्कि वो आइलैंड पहले वहां नहीं होते थे। अब वहां से शिप जाएगा तो पहले वहां पे वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, अब चाइना उसको ब्लॉक कर रहा है। तो अब अमेरिका और बाकी सब कंट्रीज मिलकर यूएन में मुद्दा उठाते हैं कि ये सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन चाइना ब्लॉक कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मेन पब्लिक गुड है इकोनॉमिक टर्म्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक टर्म्स में, वो होता है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। द सी रूट्स कॉमनली यूज्ड बाय मर्चेंट शिप्स, फ्री ट्रेड इन एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ओपन SLOCs। अब अगर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन नहीं होंगे तो हम फ्री ट्रेड भी आसानी से नहीं कर सकते। इट इज द नेवल पावर ऑफ द हेजिमन दैट अंडरराइट्स द लॉ ऑफ सी एंड एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। अब अगर इंटरनेशनल वाटर्स में फ्रीडम इंश्योर करनी है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करना है, तो उस हेजिमन के पास स्ट्रॉन्ग नेवल पावर होनी चाहिए, जो कि यूएसए के पास है। हमने देखा कैसे उसके बड़ी बड़ी कमांड्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई हुई है, तो वहां पे अपने अपने कमांड में वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को भी ओपन रखती है। कोई भी कंट्री हिम्मत नहीं करता कि वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को बंद कर सके। सिंस द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश नेवल पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, द मल्टी ओशनिक यूएस नेवी हैज प्लेड दिस रोल। अब हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर II से पहले ये जो हेजिमनी थी वो किसकी थी, वो थी ब्रिटेन की। ब्रिटेन के पास नौसेना बहुत स्ट्रांग थी। हमने देखा कि ब्रिटेन ने इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बना रखा था, साउथ ईस्ट एशिया के भी काफी सारे कंट्रीज थे जिनको कॉलोनी बना रखा था उसने। कैसे वो कॉलोनी बना पाया था इन सबको, कैसे उसने सबको गुलाम बना लिया था, वो बनाया था उसने अपनी नेवी की मदद से। अब वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएस की नेवी स्ट्रांग होती गई, वो मल्टी ओशनिक नेवी बन गई है। मल्टी ओशनिक मतलब अलग अलग ओशियंस में वो कंट्रोल कर लेती है, उसकी कमांड्स अलग अलग ओशियंस में फैली हुई है। अब ये यूएस नेवी ये रोल निभा रही है। अनदर एग्जांपल ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड इज इंटरनेट। अब दूसरा एग्जांपल है इंटरनेट। पहला क्या था, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन SLOCs। दूसरा पब्लिक गुड क्या है, इंटरनेट। पब्लिक गुड कैसे है ये, मैंने अगर इंटरनेट यूज किया तो आपको इंटरनेट की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक इंसान अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तो दूसरे इंसान को इंटरनेट की कमी नहीं पड़ने वाली, इसलिए पब्लिक गुड है, इकोनॉमी का पब्लिक गुड है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी। 1950 में यूएस का एक मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट था, मिलिट्री के ऊपर रिसर्च करते थे वो, तो उस प्रोजेक्ट के दौरान उसने इंटरनेट को डेवलप कर लिया था। पहले वो इंटरनेट लोकल लेवल पर डेवलप हुआ और धीरे धीरे ये एक्सपेंड होते होते वर्ल्ड में एक्सपेंड हो गया। अब हम देखते हैं कि जीपीएस है वो अमेरिका कंट्रोल करता है, गूगल है वो अमेरिका के पास है,
तो यूएसए ने अपनी सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा छोड़नी शुरू की, और जो सैटेलाइट्स हैं वही इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं आजकल। तो इंटरनेट का जो डेवलपमेंट हुआ है आज, और इंटरनेट में जो डोमिनेंस है वो यूएसए के कारण है, यूएसए की डोमिनेंस है वहां पे, ठीक है। इवन टुडे इंटरनेट रिलाइज ऑन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स, आज भी इंटरनेट सैटेलाइट्स पे डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ विच आर ओन्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, ज्यादातर वो यूएस गवर्नमेंट के पास है। The economic preponderance of USA is inseparable from its structural power, which is the power to shape global economy in a particular way. अब हमने देखा कि यूएसए की जो स्ट्रक्चरल पावर है वो सीधी सीधी इकोनॉमिक प्रीपोंडरेंस यानी यूएसए की जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है उससे संबंधित है। यूएसए है वही ग्लोबल इकोनॉमी को शेप देता है, यूएसए दूसरे कंट्रीज को लोन देता है, यूएसए की करेंसी यानी डॉलर ही मेनली ट्रेड्स में इस्तेमाल होती है। तो इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको शेप यूएसए ने ही दिया हुआ है। और कैसे शेप कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को वो भी देख लेते हैं। जो यूएस है आज के दिन वर्ल्ड में लगभग हर सेक्टर में उसकी कंपनीज हैं, यूएसए की कंपनीज हर सेक्टर में आपको मिल जाएंगी, हर एरियाज में आपको मिल जाएंगी, हर टेक्नोलॉजी में यूएसए की कंपनीज आगे हैं। यूएसए का जो शेयर है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो 24% है, यानी कि 76% शेयर बाकी कंट्रीज का है और 24% शेयर वर्ल्ड इकोनॉमी का अकेले यूएसए का है। और जो यूएस है वो वर्ल्ड ट्रेड में 14% अकाउंट करता है, यानी वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है, अगर उस पूरे ट्रेड को कैलकुलेट करें तो 14% ट्रेड यूएसए करता है। देयर इज नॉट ए सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है वर्ल्ड में जिसमें अमेरिका की जो फर्म्स है, अमेरिका की जो कंपनीज है वो टॉप 3 की लिस्ट में ना आ जाएं। हर सेक्टर में कोई ना कोई एक अमेरिका की कंपनी टॉप 3 में जरूर मिलेगी। चाहे आप हेल्थ सेक्टर ले लो, चाहे आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेक्टर ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से रिलेटेड कोई सेक्टर ले लो, कोई भी सेक्टर लो उसकी टॉप 3 की लिस्ट निकालो, उसमें अमेरिका की एक कंपनी जरूर मिलेगी। आफ्टर ऑल ब्रेटन वुड सिस्टम set up by the US after the Second World War still constitutes the basic structure of world economy। और जो ब्रेटन वुड सिस्टम है, ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है? ब्रेटन वुड सिस्टम बनता है 3 बॉडी से मिलके, IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बनता है ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम बनाया गया था यूएसए के प्रयासों के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1941 में ये तीनों बने थे। आईएमएफ भी बना था, वर्ल्ड बैंक भी बना था, और डब्ल्यूटीओ से पहले एक बॉडी थी गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वो भी 1945 में बना था। WTO इसका बाद में नाम पड़ा था, ठीक है। IMF, वर्ल्ड बैंक और GATT ये तीनों के तीनों 1945 में बने थे। ये तीनों के तीनों ही मिलके बनते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम। किसके एफर्ट से बनाए गए थे? यूएसए के एफर्ट से बनाए गए थे। और ये तीनों के तीनों सिस्टम आज के दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों के तीनों वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा मेजर रोल रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूएसए का बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो यूएसए की ये स्ट्रक्चरल हेजिमनी है। Thus we can regard World Bank, International Monetary Fund and World Trade Organization produces American hegemony। और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अमेरिका की हेजिमनी बनाते हैं एक तरह से। A classical example of structural power of US is the academic degree called MBA। एक क्लासिकल एग्जाम्पल और है MBA की डिग्री। MBA क्या है? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई। बिजनेस से रिलेटेड क्या पढ़ाई होगी? पहले ये MBA की डिग्री नहीं होती थी, पहले बिजनेस कोई भी संभाल लेता था, अपनी समझ के हिसाब से बिजनेस अपने अपने लोग चलाते थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहली बार अमेरिका में आया कि बिजनेस से रिलेटेड भी पढ़ाई की जा सकती है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है ताकि बिजनेस और अच्छा ग्रो करे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है, यानी कि प्रॉफिट से रिलेटेड आइडियोलॉजी है। तो प्रॉफिट कब ज्यादा अच्छा होगा? जब बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। और बिजनेस कब ज्यादा अच्छा चलेगा? जब बिजनेस का ज्ञान होगा लोगों को। तो उन्होंने MBA की डिग्री शुरू की। द आइडिया दैट बिजनेस इज ए प्रोफेशन दैट डिपेंड्स अपॉन स्किल्स दैट कैन बी टॉट इन ए यूनिवर्सिटी इज यूनिकली अमेरिकन। ये अमेरिका का आइडिया था। फर्स्ट बिजनेस स्कूल कब खुला था? फर्स्ट बिजनेस स्कूल खुला था 1881 में, वॉटन स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी जो है, पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है अमेरिका में, 50 स्टेट्स हैं उसमें से एक पेंसिल्वेनिया है। पेंसिल्वेनिया में यूनिवर्सिटी है, इसका वॉटन स्कूल फर्स्ट बिजनेस स्कूल था। फर्स्ट MBA कोर्स कब शुरू हुआ था? फर्स्ट MBA कोर्स शुरू हुआ था 1900 में। 1881 में तो
फर्स्ट बिजनेस स्कूल खुला था और फर्स्ट एमबीए कोर्स कब शुरू हुआ? 1900 में। फर्स्ट एमबीए कोर्स आउटसाइड यूएस शुरू हुआ 1950 में। यानी ये एमबीए का कोर्स 50 इयर्स तक 1900 से 1950 तक सिर्फ यूएसए में चलता था। 1950 के बाद से बाकी कंट्रीज को भी लगने लगा कि भाई एमबीए का तो बड़ा फायदा है, तो बाकी कंट्रीज में भी इसका क्रेज बढ़ता गया। टुडे देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड इन विच एमबीए इज नॉट ए प्रेस्टिजियस एकेडमिक डिग्री। कोई ऐसा कंट्री नहीं बचा है। अब जो ये बात है एमबीए वाली, ये हमें रिमाइंड करवा देती है हमारी सेकंड वाली कहानी जो हमने पार्ट 1 में देखी थी, जाबू की कहानी। जाबू कौन था? जाबू साउथ अफ्रीका में रहता है। वो एक आर्टिस्ट है, पेंटर बनना चाहता है, पर उसके पिताजी चाहते हैं वो एमबीए करे और उनका जो बिजनेस है उसको रन करे। यानी उसके जो ड्रीम्स हैं पेंटिंग करने वाले, पेंटर बनने वाले, अच्छा आर्टिस्ट बनने वाले, उसके पिताजी के लिए वो मायने नहीं रखते। उसके पिताजी के लिए मायना क्या रखता है? एमबीए कोर्स। यानी उसके पिताजी के माइंड में भी यूएसए की हेजिमनी है। यानी कि जाबू है, उसकी लाइफ भी यूएसए की हेजिमनी के कारण इफेक्टेड है। आयशा की लाइफ यूएसए की हार्ड पावर वाली हेजिमनी के कारण इफेक्टेड थी। जाबू की लाइफ यूएसए की स्ट्रक्चरल पावर की हेजिमनी के कारण इफेक्टेड है। अब तीसरी हेजिमनी देख लेते हैं, हेजिमनी एज ए सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर वाली हेजिमनी, ये सबसे बढ़िया हेजिमनी होती है। सबसे बढ़िया हेजिमनी होती है। ये ऐसी हेजिमनी है कि सामने वाला खुद चाहता है कि वो आपके जैसा बने। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, कोई एक व्यक्ति आपके आसपास ऐसा होता है कि वो काफी इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल से, उसके बोलने के तरीके से। वो कुछ भी कहे, आपके पेरेंट्स उसकी बात मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उसकी सॉफ्ट पावर है। दिस थर्ड सेंस ऑफ हेजिमनी इज अबाउट द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब रजामंदी। दूसरे कंट्री को अपनी बात मनवाने के लिए कैसे राजी कर लेना है, कैसे उसका कंसेंट ले लेना है। वो कंसेंट बनाने का जो पावर है वो होता है सॉफ्ट पावर। उसको डराया नहीं, हार्ड पावर से डराया नहीं, उसको अपनी स्ट्रक्चरल पावर से इफेक्ट नहीं किया, यानी अपनी इकोनॉमी से भी नहीं डराया, पर उसको सॉफ्ट पावर, तीसरी एक पावर है, उस सॉफ्ट पावर से उसको मना लिया। हियर हेजेमनी इंप्लाइज क्लास एसिडेंसी इन द सोशल, पॉलिटिकल, पर्टिकुलरली आइडियोलॉजिकल स्फेयर्स। इसका मतलब क्या है? क्लास एसिडेंसी मतलब जो यूएसए की क्लास है, यानी यूएसए का जो स्टेटस है वो दूसरे कंट्रीज के स्टेटस से अच्छा है। उसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, उसकी सोसाइटी अच्छी है, उसकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, उसकी जो डेमोक्रेसी है वो भी अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि जो सोशल लाइफ, उसकी पॉलिटिकल लाइफ, उसकी आइडियोलॉजी, ये सब अगर दूसरे कंट्रीज को के लोगों को अट्रैक्ट करें तो उसकी सॉफ्ट पावर हेजिमनी बन रही है। हेजिमनी arises when the dominant class or the country can win the consent of dominated class by persuading the dominated class to view the world in a manner favorable to the ascendancy of the dominant class। dominant class और dominated class। dominant class कौन सी क्लास है? जो dominate करे। dominated class वो क्लास है जिसका ऊपर डोमिनेशन हो रहा है, यानी dominant class होगा यूएसए, dominated class हो गया बाकी कंट्रीज। तो डोमिनेंट क्लास जो है वो डोमिनेटेड क्लास का कंसेंट जीत लेता है, उसकी रजामंदी जीत लेता है, उसको हाँ करवा लेता है अपने हिसाब से। यानी कि उस कंट्री को परसुएड कर रहा है बाय परसुएडिंग। परसुएडिंग का मतलब मना के, उसको मना लेता है और उसको मना के वर्ल्ड में अपने हिसाब से उससे काम करवाता है। दिस नोशन ऑफ हेजेमनी सजेस्ट दैट ए डोमिनेंट पावर डिप्लॉयज नॉट ओनली मिलिट्री पावर बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज टू शेप द बिहेवियर ऑफ कंपीटिंग और लेसर पावर्स। यानी कि वो दूसरे कंट्रीज, दूसरे पावर्स, पावर्स का मतलब कंट्रीज, जो छोटी कंट्रीज हैं, दूसरी पावर्स हैं, उनको डोमिनेट करने के लिए सिर्फ मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे आइडियोलॉजिकल पावर का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो अपने इंटरेस्ट मनवा लेता है वीकर कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करके। कंसेंट इन अदर वर्ड्स गोज हैंड इन हैंड विद एंड ऑफन मोर इफेक्टिव देन कोयर्सन। एक होता है कंसेंट, एक होता है कोयर्सन। कोयर्सन का मतलब मनाएगा लेकिन जबरदस्ती मनाएगा, कंसेंट का मतलब मनाएगा लेकिन प्यार से मनाएगा। ठीक है, कोयर्सन और कंसेंट दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। कोई कंट्री कोयर्सन से मानेगा, कोई कंट्री कंसेंट से मान जाएगा। द प्रीडोमिनेंस ऑफ द यूएस इन द वर्ल्ड टुडे इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर बट ऑल्सो कल्चरल प्रेजेंस। अब मिलिट्री पावर के कारण ही प्रीडोमिनेंस नहीं है यूएसए की, ना ही इकोनॉमिक पावर के कारण है। तीसरी एक और पावर है कल्चरल प्रेजेंस, जो उसके कल्चरल पावर है। आज के दिन हम देखें तो हम यूएसए की कल्चर से काफी ज्यादा इफेक्टेड है। हमें जीन्स पहनना अच्छा लगता है, हमें वेस्टर्न म्यूजिक अच्छा लगता है, हमें बाहर पार्टी करना अच्छा लगता है।
तो क्या बोलते हैं हम कि भाई हमारी सोसाइटी वेस्टर्नाइज सोसाइटी हो जा रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड वाली सोसाइटी हमारी होती जा रही है, हमारी सोसाइटी को वेस्टर्न वर्ल्ड वाली सोसाइटी अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब उसकी सॉफ्ट पावर ज्यादा है। अब उसने हमें जबरदस्ती तो नहीं मनाया कि आप पार्टी करो, आप जीन्स पहनो, नहीं। यूएसए ने एक कंसेंट डेवलप कर लिया अपनी सॉफ्ट पावर के द्वारा, अपने अट्रैक्शन के द्वारा। ऑल आइडियाज ऑफ द गुड लाइफ, पर्सनल सक्सेस, ड्रीम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तो गुड लाइफ का जो आइडिया है, पर्सनल सक्सेस का जो आइडिया है, हमारे जो ड्रीम्स हैं आज के दिन युवाओं के ड्रीम्स, वो सारे के सारे जो अमेरिका की सोसाइटी है उससे इन्फ्लुएंस्ड होते जा रहे हैं। हमारे ड्रीम्स क्या हैं? हमें बड़ी कार मिले, हम मेटेरियलिस्टिक बन गए, हम कैपिटलिस्ट बन गए, हमें पैसा चाहिए, हमें बड़ी कार मिले, हमारा बड़ा घर हो, हम अच्छे कपड़े पहने, हम घूमने जाएं, हम पार्टी करें, यही तो हमारी ड्रीम है। कोई नौकरी करना चाहता है, अच्छी नौकरी पाना चाहता है, ज्यादा पैसे लेना चाहता है, वो करना क्या चाहता है? वो सब हासिल करके यही तो उसको लाइफ चाहिए, पार्टी करना, गाड़ी रखना, बंगले रखना, यही तो लोगों के ड्रीम बने हुए आज के दिन। ये सारे ड्रीम्स अमेरिकन सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होकर आ रहे हैं। अमेरिका इज मोस्ट सेडक्टिव एंड इन दिस सेंस मोस्ट पावरफुल कल्चर इन द वर्ल्ड। मोस्ट पावरफुल कल्चर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। दिस एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर ऑफ अमेरिका, द एबिलिटी टू परसुएड रेदर देन कोयर्स। सॉफ्ट पावर क्या है? परसुएड करने की एबिलिटी, मनाने की एबिलिटी, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, रेदर देन कोयर्सिव। कोयर्स नहीं करना, इसमें जबरदस्ती नहीं करता वो। और सबसे अच्छी बात इस हेजेमनी की ये है कि इस हेजेमनी का हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता ही नहीं चलता कि हम यूएसए की हेजेमनी के लपेटे में आए हुए हैं। हमें जीन्स पहननी अपने आप अच्छी लगने लग जाती है, हमें घूमना फिरना पार्टी करना अपने आप अच्छा लगता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम यूएसए की हेजेमनी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। इसीलिए इस सॉफ्ट पावर को सबसे ज्यादा इफेक्टिव पावर कहा जाता है। ओवर टाइम वी गेट सो यूज्ड टू हेजेमनी दैट वी हार्डली नोटिस इट एनी मोर देन वी नोटिस द रिवर्स, बर्ड्स, ट्रीज अराउंड इट। जैसे हमारे आसपास पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, हम उनको नोटिस ही नहीं करते डेली, इसी प्रकार से हम यूएसए के हेजेमनी को नोटिस ही नहीं कर पाते। यू कुडंट हैव फॉरगॉटन एंड्रे। और यहाँ पे हमारी तीसरी कहानी आ जाती है, एंड्रे वाली कहानी। उसको क्या पसंद था? उसको पसंद था जीन्स पहनना। वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसके पिताजी और माताजी कहाँ से माइग्रेट होके आए थे? यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से माइग्रेट होके आए थे। सोवियत यूनियन और अमेरिका का कल्चर अलग है, ठीक है, लेकिन उसको अमेरिका के कल्चर ने अट्रैक्ट कर लिया। एंड्रे को अमेरिका के कल्चर ने अट्रैक्ट कर लिया है, वो जीन्स पहनना चाहता है। इट मीन्स यूएसए की सॉफ्ट पावर ने एंड्रे को अट्रैक्ट कर रखा है। उसके पेरेंट्स जो यंगस्टर्स थे सोवियत यूनियन में, उन्होंने भी महसूस किया कि जब वो सोवियत यूनियन में रहते थे तब भी वो जीन्स पहनते थे, और जो जीन्स थी उनका लिबरेशन का एक सिंबल थी, आजादी का सिंबल थी। मतलब जो जीन्स पहन रहा है वो आजाद है, वो फ्री है, वो अपने मन की कर सकता है। जो जीन्स पहनता नहीं है वो डरा हुआ इंसान है, वो पिछड़ा हुआ इंसान है। तो जीन्स एक सिंबल ऑफ लिबरेशन थी सोवियत यूनियन में। जो यंग मैन और वुमेन थे, जो नए नए लड़के लड़की थे, वो अपनी सैलरी बचाते थे ब्लू जीन्स खरीदने के लिए। उस समय यूएसएसआर में रहते हुए ब्लू जीन्स पहनने के लिए वो अपनी सैलरी बचाते थे, और जो फॉरेन टूरिस्ट वहां आते थे उनसे ब्लैक मार्केट में जीन्स खरीदते थे, क्योंकि उनकी कंट्री में तो जीन्स मिलती नहीं थी। क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच में तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था। अब यूएसए बेशक यूएसएसआर को हार्ड पावर में ना हरा पाया हो या फिर इकोनॉमिक पावर में भी ना हरा पाया हो, लेकिन इस कल्चरल पावर में यानी सॉफ्ट पावर में यूएसए ने यूएसएसआर की बहुत सारी जनता को मात दे दी थी। तो एक तरह से यूएसएसआर की पब्लिक यूएसए की सोसाइटी के लिए अट्रैक्ट हो रही थी। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्कोर विक्ट्रीज अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन रियलम ऑफ हार्ड पावर। हार्ड पावर में वो विक्ट्री अर्जित करने में डिफिकल्टी महसूस कर रहा था। इट वॉज इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर दैट यूएसए स्कोर्ड नोटेबल विक्ट्रीज। अब स्ट्रक्चरल पावर में भी सोवियत के पास जो इकोनॉमी थी वो थी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी सेंटर प्लान कर रहा है सब कुछ। सेंटर के पास सरकारी इंडस्ट्रीज हैं, सरकारी खेत हैं, हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चलता था। तो जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो ऑपोजिट किसके थी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। तो एक तरह से शुरू में तो सोवियत यूनियन को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का काफी फायदा हुआ था। तो स्ट्रक्चरल पावर में भी दोनों कंट्रीज आपस में टक्कर में थे। हालांकि आगे जाके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विजयी साबित हुई, पर इनिशियली हम देखें तो हार्ड पावर में भी और स्ट्रक्चरल पावर में भी यूएसए सोवियत यूनियन को उतनी आसानी से डोमिनेट नहीं कर पाया था। बट इट वॉज द एरिया ऑफ सॉफ्ट पावर। बट ये सॉफ्ट पावर का जो एरिया था इसमें यूएसए वॉज अल्टीमेटली ट्रम्फेंट। यूएसए ही फाइनल विजेता बना। एज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लू जीन्स, ब्लू जीन्स का एग्जाम्पल ले लो। It clearly shows that US was able to engineer a
जनरेशनल डिवाइड इन सोवियत सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट। इंजीनियर का मतलब बना देना। सोवियत यूनियन की सोसाइटी में यूएसए ने एक जनरेशन डिवाइड ला दिया, यानी कि जनरेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गई। जो ऊपर वाली जनरेशन थी, जो बड़ी जनरेशन थी, वो सोवियत यूनियन की सोसाइटी के हिसाब से सोचती थी, और एक जनरेशन नई जनरेशन थी जिसको जीन्स पसंद थी, जो जीन्स को एज ए सिंबल ऑफ लिबरेशन लेती थी। यानी कि यूएसए ने एक कल्चरल प्रोडक्ट को लेकर यूएसए की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था। तो ये थी तीन प्रकार की हेजेमनी, हेजेमनी ऑफ हार्ड पावर, हेजेमनी ऑफ स्ट्रक्चरल पावर, हेजेमनी ऑफ सॉफ्ट पावर। चैप्टर का बचा हुआ पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तब तक इन दोनों पार्ट को आप रिवाइज कीजिए, इन दोनों वीडियोज से आप नोट्स बनाइए। मैंने इन स्लाइड्स को प्रॉपरली नोट्स के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, ठीक है, आपको नोट्स बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और हाँ, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।